बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है पीपीसी का। और इसके अंदर बाकी एमसीक्यूज जो हमें डिस्कस किए जाएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। 51 से स्टार्ट करेंगे हम। 50 तक पहला लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसके अंदर 1 से 50 तक एमसीक्यूज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो शेयर किए गए हैं इसी वेबसाइट के। और उसके साथ एमसीक्यूज की एलेबोरेशन जो है वो कर दी गई है। When element of force and violence is used by unlawful assembly, then this offense will be called। कि अगर अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड हम पहले पढ़ के आए हैं, तो अनलॉफुल असेंबली है गैर कानूनी इज्तिमा। लेकिन अगर इस इज्तिमा के थ्रू फोर्स या वायोलेंस फैलाई जा रही है, तो फिर ये अनलॉफुल असेंबली चेंज हो जाती है राइटिंग में। और राइटिंग उर्दू में झगड़े की मुनासबत से इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। पनिशमेंट फॉर राइटिंग इज प्रोवाइडेड, यानी कि ये जो ऑफेंस है इसकी पनिशमेंट कहाँ पे डिस्क्राइब है। तो ये डिस्क्राइब है सेक्शन 147 पीपीसी के अंदर। पनिशमेंट फॉर ऑफेंस इज ऑफ राइटिंग इज। अब इसकी पनिशमेंट बताई गई है, पहले में हमने पढ़ा कि ये कौन से सेक्शन में पनिशमेंट दी गई है। तो हमारा 147 है। और पनिशमेंट दी क्या गई है इस ऑफेंस के लिए। तो इसकी सजा जो है वो 2 years है। अब देखिए, अनलॉफुल असेंबली की सिर्फ पनिशमेंट 6 months तक की होती है। और जब इसके अंदर वायोलेंस और फोर्स यूज हो जाए तो वो राइटिंग में चेंज हो जाती है, फिर उसकी ऑटोमेटिकली सजा भी जो है वो उससे ज्यादा हो जाएगी, जो कि 2 years है। सेक्शन 161 पीपीसी डील्स विद इलीगल ग्रेटिफिकेशन बाय प्राइवेट पर्सन्स, पॉलिटिशियंस या पब्लिक सर्वेंट्स। तो इसका आंसर आता है सी, इलीगल ग्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है 161 ही। पीपीसी डील्स विद टेकिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन बाय प्राइवेट पर्सन्स, पब्लिक सर्वेंट्स या फॉरेनर्स। तो इसका आंसर हमारा आता है बी, पब्लिक सर्वेंट। ये मेरे ख्याल में 2 दफा आ चुका है, ग्रेटिफिकेशन की बात इसके अंदर की गई है। तो नेक्स्ट हमारी चीज आती है, whoever being a public servant and being legally bound as much public servant not to engage in trade he committed offense under section। के एक पब्लिक सर्वेंट है एंड बीइंग लीगली बाउंड एज सच पब्लिक सर्वेंट, कि वो जो पब्लिक सर्वेंट के तौर पर काम कर रहा है तो वो तजारत में हिस्सा नहीं ले सकता, और ना ही इसके अंदर अंगेज होता है, इस चीज की ममानियत है। ये हमारा पीपीसी का कौन सा सेक्शन बयान करता है। तो ये हमारा बयान करता है 168। द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड एज और withdraw from being a candidate or to vote or refrain from voting at an election is called that of that person। Constitutional right, electoral right, natural right। अब एक शख्स है, उसका राइट है कि वो इलेक्शंस के लिए खड़ा हो और ना खड़ा हो, एज और withdraw from being a candidate or to vote or refrain from voting। तो या तो वो वोट दे दूसरी सूरत हाल में, या रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग करे टू एन इलेक्शन। तो ये सारी सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या इलेक्टोरल राइट है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ये एक इलेक्टोरल राइट है। दोबारा से देखिए, द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड, एक शख्स का राइट कि वो खड़ा हो, और नॉट टू स्टैंड एज और विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट और टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग। एक कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हो या ना खड़ा हो, या एक वोटर के हैसियत से वोट दे या ना दे। तो ये जो सारे इख्तियारात हैं, ये कौन से इख्तियारात कहलाते हैं, ये कौन से हकूक कहलाते हैं, ये इलेक्टोरल राइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो डील करता है चैप्टर 9 ऑफ पीपीसी डील्स। हमारा जो चैप्टर 9 है वो किस चीज को डील करता है। तो इसका आंसर है बी, ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट।
यानी कि हमारा चैप्टर 9 पीपीसी डील करता है ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, यानी कि पब्लिक सर्वेंट्स की तरफ से होने वाले ऑफेंसेस या उनसे रिलेटेड ऑफेंसेस। When two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit। दो अफराद जो हैं या उनसे ज्यादा पर्सन फाइटिंग करें एक पब्लिक प्लेस पे और फिर उस फाइटिंग के जरिए वो डिस्टर्ब करते हैं पीस ऑफ पब्लिक प्लेस, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं अफरे। अफरे जो है ये भी एक तरह की एनार्की की सूरत है, और इसके अंदर यही है कि पब्लिक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। ये थोड़ा राइटिंग से डिफरेंट आ जाता है। इसके अंदर बकायदा तौर पर लोग मिलके जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ सिंथ इन ओबीडियंस टू subpoena issuing from the court intentionally omits to appear, A has committed offense under। तो इसका जो आंसर है वो बनता है 174। ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ सिंथ इन ओबीडियंस टू अ सब पोइनिया इशूइंग फ्रॉम द कोर्ट इंटेंशनली ओमिट्स टू अपीयर, के एक पर्सन जो है उस वो बाउंड था कि हाई कोर्ट ऑफ सिंध या हाई कोर्ट के सामने पेश होता, लेकिन उसने उस चीज से इंटेंशनली जो है वो उसको अबे नहीं किया, उसको ओमिट किया है बल्कि। तो ये ओमिट करने की जो ये सूरत हाल है ये ऑफेंस है, और ये कहाँ पे डिफाइंड है? तो ये डिफाइंड है 174 पीपीसी में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अब हमारा सेक्शन है 182। सेक्शन 182 पीपीसी डील्स विद false information by any person to public servant, false information by public servant to public, false information by public servant to court, false information by any person to public servant। यानी कि 182 हमारा डील कर रहा है एक ऐसी चीज के बारे में जिसमें कोई शख्स एक पब्लिक सर्वेंट को गलत इंफॉर्मेशन देता है। ये हमारा डिफाइन है 182 में। तो इसका हमारा था ऑप्शन ए। अंडर सेक्शन 189 पीपीसी, whoever holds out any threat of injury to any public servant, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to dash or with fine। 189 डील करता है, और इसकी जो सजा बताई गई है वो हमारे ऑप्शन सी के अंदर बताई गई है कि 2 years टू विद फाइन। यानी कि आप ये समझिए कि 2 years सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। दोबारा से हम इसे देख लेते हैं। 189 किस चीज को डील कर रहा है? हु एवर होल्ड्स आउट एनी थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट, यानी कि कोई शख्स जो है वो थ्रेट करता है कोई इंजरी पब्लिक सर्वेंट को, एंड ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट। किसी तरह से उसने उसको इंजर किया है। अब इंजरी की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी, उसमें किसी शख्स की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, उसकी माइंड को नुकसान पहुंचाना, उसकी बॉडी को, प्रॉपर्टी को, तो ये सारी चीजें इंजरी में शामिल होती है। मकसद ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से डैमेज किया जाए। तो इसकी सजा क्या है कि एक पब्लिक सर्वेंट को जो आप इस तरीके से इंजर करने की कोशिश करते हैं तो उसकी सजा 6 months और विद, सॉरी सी है 2 years और विद फाइन। यहाँ पर वर्ड इन्होंने लिख दिया 2 years टू विद फाइन, तो यहाँ पर और आना था, यानी कि यहाँ तो 2 साल जो है उसको इम्प्रिजनमेंट होगी और यहाँ फिर फाइन होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एमसीक्यूज। द टर्म परजुरी मीन्स साइविंग फॉल्स एविडेंस, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर है वो ये है कि साइविंग फॉल्स एविडेंस यानी कि झूठी गवाही देना, तो ये हमारा जो है ये वाला ऑफेंस बनता है, और इसका ऑप्शन ए आता है। पनिशमेंट फॉर परजुरी इज, झूठी गवाही देने की सजा क्या होती है? उसकी सजा है 7 years। अब ये देख लें कि ये कितनी बड़ी ऑफेंस है कि अगर आप झूठी गवाही देते हैं तो उसकी सजा 7 साल है। ए इज ए इन स्पोर्ट ऑफ अ जस्ट
claim which B has against Z for 1000 rupees falsely swear on a trial that he heard Z admits the justice of B's claim A has given. इसका हमारा आंसर आता है फॉल्स एविडेंस रिगार्डिंग द मैटर, यानी कि इसके अंदर डेफिनेशन जो एग्जांपल देके बताया गया है कि ए इन सपोर्ट ऑफ जस्ट क्लेम बी हैज अगेंस्ट दी फॉर 1000 रुपीज फॉल्स फियर ऑन अ ट्रायल, और उसने झूठी कसम खाई है। ए सपोर्ट कर रहा है बी को जी के अगेंस्ट कि हाँ जी इसने 1000 रुपया जो है वो बी से लिया है, और उसने ऑन ऑथ जो है ये बात की है, उसने कसम खा के ये बात कर दी है ट्रायल में। ठीक है। एंड ही हर्ड जीज एडमिट्स द जस्टिस ऑफ बी's क्लेम। तो क्या ये बनता है ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस रिगार्डिंग द मैटर। अब नेक्स्ट हमारा आता है हु एवर बीइंग बाउंड बाय ओथ टू स्टेट ट्रस्ट ट्रूथ मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट ही शैल बी पनिश्ड विद। यहाँ पे अब इन्होंने वर्ड थोड़ा गलत लिख दिया है, पबिश्ड लिख दिया है, ये आना था पनिश्ड विद। whoever being bound by oath to state truth, कोई शख्स है जो कि बाउंड किया गया है हलफ के लिहाज से कि उसने सच बोलना है। ठीक है, तो इसको जो सजा है वो क्या है, इसकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years है। यानी कि कहने का मकसद ये आता है कि एक शख्स इवन ओथ के लिहाज से इस चीज का बाउंड था कि वो सही बात बताता, लेकिन उसके बावजूद उसने झूठ बात बताई है, तो अगेन वही सजा कि 7 years इसकी बनती है। A makes a false entry in his show book for the purpose of using it as corroborative evidence in court of justice A has committed। इसका बी बनता है फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। यानी कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई फॉल्स एंट्री करते हैं, कोई ऐसी एंट्री करते हैं जो कि झूठी है, और इस तरह की काइंड को हम कहेंगे फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। Whoever fabricates or gives false evidence with intent to procure conviction of capital offense shall be punished with। इसकी जो सजा है वो हमारी बनती है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years। अगेन इसकी 7 years है। आप ये अपने माइंड में इस लिहाज से रख सकते हैं कि झूठी गवाही देना, फैब्रिकेट करना, फिर fabricates or gives false evidence with intent to procure conviction of capital offense, कि कोई बड़ी जो ऑफेंस है उसको कमिट करने के लिए फैब्रिकेशन के अंदर आप हिस्सा ले रहे हैं, और उसको फैब्रिकेट्स करने के साथ या तो गलत एविडेंस दे रहे हैं या फिर फैब्रिकेट्स कर रहे हैं, तो उसकी पनिशमेंट भी 7 years है। सेक्शन 197 पीपीसी डील्स विद issuance of signing false certificate or issuance of signing check or issuance or signing of genuine certificate। तो ये हमारे बनता है ऑप्शन ए, सेक्शन 197 पीपीसी है। यानी कि जो हम ये फॉल्स सर्टिफिकेट जो बना के उसके ऊपर फॉल्स सिग्नेचर्स करवा लेते हैं, तो ये हमारी ऑफेंस बनती है 197 पीपीसी के अंडर। सेक्शन 211 पीपीसी डील्स विद, ये जो 211 सेक्शन है ये किस चीज को डील करता है, तो ये डील हमारा करता है ऑप्शन बी, फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजोर। यानी कि अगेन इंजरी के फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस से मुराद ये है कि आप किसी को इस तरह से ऑफेंस के अंदर चार्ज करें कि जिसका मकसद आप ये हो कि आप उसको इंजर करना चाह रहे हैं, तो इस तरह का जो आपका एक्ट है वो भी ऑफेंस के अंदर आता है, और ये 211 डील कर रहा है ऑप्शन बी के लिहाज से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हार्बोरिंग ऑफेंडर मीन्स। अब ये जो हार्बोरिंग ऑफेंडर्स है इसका मतलब क्या आता है, ये क्या चीज होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टू कंसील अ पर्सन विद इंटेंट ऑफ स्क्रीनिंग हिम फ्रॉम
लीगल पनिशमेंट, यानी कि एक शख्स को तलब किया गया हुआ है अदालतों में या कानून के लिहाज से वो वांटेड है, लेकिन उसको कंसील कर लिया जाता है कि वो लीगल पनिशमेंट से जो है बच सके। तो इस एक्ट को कहते हैं हार्बोरिंग ऑफेंडर। और इसका जो है वो नेक्स्ट बताया गया होगा कि इसकी सजा क्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बस इतना ही बयान किया गया है कि हार्बरिंग ऑफेंडर का मतलब क्या होता है। अगेन देख लें, टू कंसील अ पर्सन विद इंटेंट ऑफ स्क्रीनिंग हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। नेक्स्ट आता है द टर्म काउंटरफीट मीन मेकिंग ऑफ वन थिंग रिजेंबल्स टू अनदर विद मेलाफाइड। इसका यही आंसर होगा, क्योंकि काउंटरफीट का मतलब होता है नकल करके सेम उस तरह की चीज बनाना जो कि ऑलरेडी मौजूद है, और सेम उसी की कॉपी बनाने की कोशिश करना। अब कॉपी करने की और डिफरेंट काइंड हो सकती हैं, लॉ में इसके लिए टर्म्स यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पर काउंटरफीट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है, वो इसकी मजीद काइंड जो है वो सामने आ जाएंगी। तो काउंटरफीट क्या है, सिंपली हमारा ऑप्शन ए हमें बताता है मेकिंग ऑफ वन थिंग रिजेंबल्स टू अनदर विद मेलाफाइड। Punishment for counterfeiting Pakistan coins as provided in Section 232 PPC is imprisonment of a टर्म। अब ये वर्ड थोड़ा गलत लिखा है, टीम वर्ड यूज किया हुआ है। यहाँ पे टर्म आना था विच में एक्सटेंड टू 7 years। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, यानी कि अगर आप काउंटिंग फिटिंग पाकिस्तानी क्वाइंस के साथ करते हैं और ये हमारा सेक्शन बनता है 232, तो जो आपकी पनिशमेंट बनती है, जो टर्म है आपकी काउंटर फिटिंग की, वो है हमारी 10 years। नेक्स्ट आता है हमारा हु एवर यूजेस गवर्नमेंट स्टैम्प फ्रॉडुलेंटली। अब ये भी मद्देनजर रखें, जाली सिक्के बनाना, गवर्नमेंट स्टैम्प्स को फ्रॉडुलेंटली यूज करना, ये सारी बहुत बड़ी ऑफेंसेस कंसीडर की जाती हैं, ये कोई आम बात नहीं है। तो 232 के बाद हम आते हैं हु एवर यूजेस गवर्नमेंट स्टैम्प फ्रॉडुलेंटली और विद अटेंट टू काज लॉस टू गवर्नमेंट। एक तो आप स्टैम्प यूज कर रहे हैं फ्रॉडुलेंटली, उसके साथ आपकी इंटेंशन क्या है कि आप लॉस देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को, तो इसकी पनिशमेंट आपको किस सेक्शन में मिलेगी, सॉरी ये ऑफेंस कहाँ पे डिफाइन है, सबसे पहले ये देखा जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी, यानी कि 262 डिफाइन करता है स्टैम्प फ्रॉडुलेंटली को। उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 13 पीपीसी डील्स विद। ये जो हमारा चैप्टर 13 है ये किस चीज को डील कर रहा है, तो वो हमने देखना है। ये डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर के लिहाज से ये चीज आ जाती है। अब क्या इसमें चीज आ जाती है वो हम देख लेते हैं। हु एवर यूज अ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फ्रॉडुलेंटली और वेइंग शैल बी punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year और with fine as provided। ये चीज जो है ये प्रोवाइडेड है 264 में। अब ये बड़ी अहम ऑफेंस भी है और ये एक्ट नॉर्मली हमारी डीलिंग्स में होता है, कुरान मजीद के अंदर भी इसके बात की ममानियत की गई है कि नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि जी हमारा लॉ इसको सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसा हरगिज नहीं है, ये हमारे सामने मौजूद है कि जिसके अंदर इसकी सजा बताई गई है। और में तो इसकी वईद बाकायदा तौर पर है। और जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे उनके कौम पे अज़ाब भी इस वजह से आया था कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे। तो एनी हाउ ये हमारा बनता है 264। तो इसको हवाला देने का मेरा मकसद ये था कि आपको ये याद रहे कि ये कहाँ पर मौजूद है और इसकी क्या अहमियत है। हाँ जी, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट डैश ऑफ पीपीसी डिफाइंड पब्लिक नॉइसेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पब्लिक नॉइसेंस की डेफिनेशन के लिहाज से भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि डिफाइंड किस सेक्शन में है। तो ये डिफाइंड है 268 के अंदर। द टर्म नॉइसेंस मीन्स, यानी कि जो हम टर्म जो हमने पढ़ी है सेक्शन 268 के अंदर,
वो नॉइसेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है? तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इसको डिफाइन करता है, एनीथिंग विच annoys और डिस्टर्ब, कि कोई ऐसी चीज है जो आपको इनाय करती है और डिस्टर्ब कर रही है, वो नॉइसेंस के जिम्रा में आती है। इसीलिए ऐसे जब पब्लिक नॉइसेंस कह देते हैं तो फिर ऐसा एक्ट जो कि पब्लिकली आपको इनाय और डिस्टर्ब कर रहा है एज अ होल पब्लिक, यानी कि लोगों के कसीर इज्तिमा, उनकी एक कसीर तादाद जो है वो उससे डैमेज हो रही है या तंग पड़ रही है, तो वो इसमें आता है। सेक्शन डैश डील्स विद सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। अब ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो लोग मुजरे सेहत नॉक्शियस किस्म के फूड या ड्रिंक्स जो है वो सेल करते हैं, तो उनको किस किस्म की सजा मिल सकती है? तो हमारा पीपीसी डिफाइन करता है 273 के अंदर इसके बारे में, एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 273 पीपीसी, whoever sells noxious food or drink shall be punished with imprisonment which may extend। डिफाइन है ये हमारा 273 के अंदर, यानी कि 273 के अंदर इसकी सजा क्या हो सकती है? तो इसकी सजा जो हमारी बयान की गई है वो है 6 months और विद फाइन। 6 months और विद फाइन है अगर आप नॉक्शियस फूड और इस तरह की चीजें जो है वो सेल करते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट सेक्शन 279 पीपीसी डील्स विद रैश ड्राइविंग और राइडिंग, यानी कि अब ये थोड़ी उन चीजों की तरफ आ गई है जो कि हमारी इंजरीज हैं बॉडी से रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो 279 सेक्शन हम देख रहे हैं, और ये हमारी रैश ड्राइविंग से बात कर रहे हैं या ऐसी चीज जिसके ऊपर रैशली राइडिंग की जा रही है। तो ये जो बात कर रहा है 279 ऑन अ पब्लिक वे, यानी कि आप एक पब्लिक वे के अंदर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो 279 डील करता है रैश ड्राइविंग और राइडिंग आप जो पब्लिक वे के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर रैश नेविगेशन ऑफ वेसल्स एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 280 पीपीसी इज। अब आप क्या कहते हैं कि वेसल से मुराद होता है जो ऐसी तमाम चीजें अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए जो कि पानी में चलती हैं, जहाज, बहरी जहाज, तो उसमें आप रैश नेविगेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वर्ड ड्राइविंग यूज नहीं होता, वहां पे नेविगेशन यूज होता है। तो वो हमारी जो सजा बनती है यहाँ पर वो है 6 months। उसके बाद है हु एवर सेल्स ऑफेंस बुक्स, ही हैज कमिटेड ऑफेंस अंडर सेक्शन। ऑफेंस बुक्स मुराद गैर इखलाकी किताबें हो सकते हैं, या ऐसी जो कि मेंटली और फिजिकली तौर पर आपको किसी बुराई की तरफ आमादा करती हैं, वो भी एक ऑफेंस है, और वो है हमारा 292 के अंदर। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 294 पीपीसी डील्स विद ऑफेंस ऑफ। अब यकीनी तौर पर ये हमारा बनेगा ए, ऑफेंस एक्स ओ एंड सॉन्ग्स। अब ये देखें एक ऑफेंस बेसिकली हमारे मौजूद है, तो क्या कभी किसी ने इस पे एक्शन लिया? हमारे यहाँ पर कई एक्ट्स इस तरह के हैं जो कि हमारे ड्रामास में, फिल्म्स में ऑप्शंस में शामिल हैं, और कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें इस तरह की वर्डिंग यूज की जाती हैं जो कि हमारे मतलब इस्लामिक लिहाज से भी कोई इसका मतलब रख रखाव नहीं है कहीं भी, और हमारा ला भी जो है इसको पसंद नहीं करता। ये चीज आपके सामने आ गई है कि इस चीज की भी सजा मौजूद है, ऑप्शंस एक्ट की और सॉन्ग्स की। whoever destroys, damage or defies any place of worship or any object held sacred by any class of person with intention of hereby insulting the religion of any class, he shall be punished। अब ये चीज आती है बेहुरमती करना किसी मजहब की जगहों की और वहां पे पड़ी चीजों की जो उनके लिए मुकद्दस है, मुकद्दस उनके मकामात हैं, उनकी चीजें हैं, तो उसकी जो सजा है वो क्या हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। तो आप मकसद आपका क्या है कि आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, उस रिलीजन को इंसल्ट कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि उस क्लास के जो उस तबका है, ठीक है, उसके जज्बात मजरूह हों, जिस तरह अक्सर हमारे जो है वो मुसलमानों को इस तरह से टच किया जाता है कि उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या उनके कोई मुकद्दस चीज के बारे में या उनकी मसाजिद के बारे में
तो इस तरह की जो चीजें की जाती हैं उसकी सजा 2 years है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्शन डैश ऑफ पीपीसी डीज विद ऑफेंस ऑफ ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस। बरियल प्लेसेस से मुराद है कब्रों की बेहुरमती करना। तो इसकी भी एक ऑफेंस मौजूद है जो कि 297 डील करती है। तो ये हमारी 297 है जो कब्रों की बेहुरमती के बारे में डील करती है। सेक्शन 298 बी ऑफ पीपीसी डील्स विद ऑफेंस ऑफ मिस यूज ऑफ epithets, description and titles etc by। अब ये एक और मसला है, मजहबी भी है। तो ये कादियानी ग्रुप एंड लाहौरी ग्रुप। तो ये चीज आती है कि डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल्स किसी तरीके से अपने नाम कर लेना जो कि इस्लामिक हो, या अपने आप को कुछ इस तरह से मतलब टाइटल्स दे लेना। तो ये जो ऑफेंस है मोस्टली कमिट की जाती है कादियानी ग्रुप और लाहौरी ग्रुप की तरफ से। 298 बी डील कर रहा है इस बारे में। अब नेक्स्ट हमारी है कि माइनर मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट ए ऑफ द एज ऑफ 18 years, ऑफ द एज ऑफ 14 years एन अडल्ट। तो इसका जो हमारा आता है वो है सी, कि एक माइनर जो कि अडल्ट नहीं है वो है ऑप्शन सी, के उसको हम माइनर करेंगे। ऐसा शख्स जो कि अडल्ट नहीं है वो माइनर है। अभी हमें थोड़ा डिफर रखना है इस चीज में कि मोस्टली हम दूसरे लॉज के अंदर जब बात करते हैं इसके बारे में कि एक शख्स माइनर नहीं है तो हम लिखते हैं द पर्सन हु डज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 years ओल्ड। ठीक है, तो ये चीज हम यूज करते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा माइनर की डेफिनेशन पीपीसी में मकसद और मतलब वही है, बट उसको वर्ड्स जो हमारी लैंग्वेज ला है वो ये कहता है कि एन अडल्ट का ऑप्शन इसमें आता है। अब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर यूज हो रहा है जो कत्ल की आ गई है एग्जांपल्स। कत्ल मीन्स काजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब जो कत्ल का वर्ड है वो जानवर के लिए नहीं यूज होता कि कुत्ते को कत्ल कर दिया या गाय को कत्ल कर दिया। तो ये एनिमल के लिए नहीं यूज होता। आपका वो एक्ट जिससे एक ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है तो उसे हम मर्डर कहते हैं या उसे हम कत्ल कहते हैं। कल्पेबल मीन्स, ये भी कत्ल का ही एक काइंड है। तो इसमें आता है कल्पेबल इस लिहाज से सेंसरेबल और ब्लेमेबल, यानी कि आपने कत्ल तो किया है लेकिन बड़े जो है वो अम, बुरे अंदाज से, बड़े जो है इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कि बेईमाना तरीके से। तो वो सेंसरेबल भी होता है, वो ब्लेमेबल भी होता है। तो इस लिहाज से ये दोनों ऑप्शंस जो है इसके लिए जो है वो यूज होती हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक जो कि ऐसी सजाओं के बारे में है, कत्ल, हर्ट और ये सारी चीजें। द राइट ऑफ काजिंग डेथ ऑफ अ कन्विक्ट इफ ही हैज कमिटेड कत्ले अमद इज कॉल्ड। कत्ले अमद के सिलसिले में जो सजा मिलती है वो है किसास, किसास की सूरत में। यानी कि अगर किसी शख्स ने अमदन कत्ल किया है तो फिर उसका ये चारा जोई है कि जो विक्टिम पार्टी है उसको भी किसास का हक हासिल है, यानी कि सेम काइंड ऑफ हर्ट उसी तरीके से वो की जाए। डेफिनेशन ऑफ कत्ले अमद इज गिवन। ये एमसीक्यू बहुत दफा पूछा जाता है कत्ले अमद कहाँ पर मौजूद है। तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए के अंदर। अब ये स्टेटमेंट शुरू हो गई है इसकी कि इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं। हु एवर विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so um, immen- imminently dangerous that it must in all probability causes the death of such person is said to commit। अब इसके एलिमेंट्स हम बना लेते हैं ताकि एक तो डिफाइन भी हो जाए। ये डेफिनेशन है कत्ले अमद की, कि एक पर्सन है उसकी इंटेंशन है काजिंग डेथ करने की, या उसकी इंटेंशन है कि वो बॉडीली कोई इंजरी करे पर्सन को। अब इस तमाम सूरत हाल में उसको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ ये इतना सीवियर है, ये इतना हीनियस है, ये इतना डेंजरस है कि इसकी मौत होगी ही होगी।
यानी कि वो इरादा ही ये रखता है, उसे पता है कि इमिनेंटली डेंजरस एक्ट मैं करने जा रहा हूँ, और उसे 100% इस चीज की उम्मीद है। तो ये सारी सूरत हाल आती है कत्ले अमद की। और सेक्शन डैश डील विद द पनिशमेंट ऑफ कत्ले अमद। और कत्ले अमद जिसमें हमेशा हम जो है नॉर्मली 302 का मामला कर देते हैं कि जी फांसी पे चढ़ा देना, इसमें ऑटोमेटिकली कम से कम 3 सजाएं मौजूद है, जिसमें उम्र कैद है, जिसमें किसास है, और फिर सजाए मौत है। लेकिन हम 302 सिर्फ फांसी पे चढ़ाने के लिए नॉर्मली ये वर्ड यूज करते हैं कि जी एनु 302 हो जानी है। ठीक है, इस तरह से हम अक्सर यूज कर लेते हैं। whoever commits कत्ले अमद shall be punished। अब कत्ले अमद एक शख्स ने किया है तो क्या सूरत हाल उसकी होगी? सबसे पहली सजा तो भाई उसको जो मिलेगी वो किसास है। फिर इम्प्रिजनमेंट, जिसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ जाती है, वो उसे एज अ ताज़ीर मिलेगी। और ये दोनों भी मिल सकती हैं, तो सी है कि बोथ मिल सकती हैं। उसके बाद है सेक्शन 304 पीपीसी डील्स विद प्रूफ ऑफ कत्ले अमद लाइबल टू किसास, प्रूफ ऑफ कत्ले अमद लाइबल टू ताज़ीर, नन ऑफ ए एंड बी। तो हमारा आता है इसमें ए, प्रूफ ऑफ कत्ले अमद लाइबल टू किसास। यानी कि कौन सी सूरतें ऐसी हैं, हमारे पास प्रूफ ऐसे हैं उस एक्ट से, उस कत्ले अमद से, कि हम कह सकते हैं कि भाई ये किसास इस जो है इसकी जो लाइबिलिटी है या इसकी जो रेमेडी बनेगी वो किसास की सूरत में सामने आती है। इफ देर इज नो वली ऑफ डिजीज देन द गवर्नमेंट विल बी वली। अगर एक शख्स है उसका कोई वली नहीं है कि वो किसास करवा सके, या किसास करवाते वक्त जो है वो वहां पर मौजूद हो, तो गवर्नमेंट जो है वो शख्स की वली होगी, यानी कि वो स्टेट अफेयर में चला जाएगा और स्टेट उसे ऑन करेगी। तो ये हमारा सेक्शन है 305। पनिशमेंट फॉर कत्ले अमद एज ताजीर इज। अब पनिशमेंट ऑफ कत्ले अमद एज ताजीर किस लिहाज से है? एज ताजीर से मुराद ये है कि अगर तज़ीर होता है एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, यानी कि एक सजाएं तो ऑलरेडी मौजूद है, बट अगर अदालत ये चीज देख रही है कि ये जो कत्ल है ये कुछ इस अंदाज में किया गया है कि ये हीनियस है, ये ब्रूटल है, इससे माशरे में अनारकी फैलेगी, ये बेईमाना था और खौफो हरास पैदा करने के लिए भी था, तो फिर उसको तज़ीर भी दी जा सकती है। तो इसके अंदर जो पनिशमेंट होती है, जो तज़ीर एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होती है, वो बनती है 25 ईयर्स की। यानी कि 25 ईयर्स की पनिशमेंट इसमें दी जा सकती है। हु एवर कमिट्स कत्ल शबीए अम्द शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स एज तजीर। अब कत्ल शबीए अम्द से मुराद ये है कि उसने कत्ल किया है और वो मिलता जुलता है कत्ल अमद से, यानी कि जब हमने ऊपर काइन पढ़ी है उससे मिलता जुलता है। तो ये हमारा कत्ल शबीह अहमद की जो पनिशमेंट है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 25 ईयर्स एज तजीर, इसमें किसास नहीं होती। ए इन ऑर्डर टू काज हर्ट स्ट्राइक्स दी विद अ स्टिक और स्टोन which in ordinary course of nature is likely to cause death. Z dies as a result of such hurt. A shall be guilty of कत्ल शबीह अहमद। A in order to cause hurt strikes Z with a stick और अ स्टोन। अब उसमें ये चीज आती थी कि एक शख्स जो है, यानी कि जो ए है, उसने उसकी जो नेचर थी वो उस शख्स को मारने की नहीं थी, क्योंकि उसने जो चीजें पकड़ी हुई थी वो स्टिक थी और स्टोन थी। बट ये ऐसी चीजें हैं कि जिससे इस चीज का पता चलता है कि अगर ये चीजें भी हों तो इससे एक शख्स की डेथ हो जाती है, बट उसने चीजें तो यूज की, उसकी इंटेंशन हर्ट करने की थी। तो ये कत्ल शबीह अम्द है। हो सकता था वो शख्स बच जाता, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई शख्स स्टिक से मर जाए या स्टोन लगने से, लेकिन ये उसकी इस चीज पे हो सकता है कि वो जो स्टिक थी वो किस नवैयत की थी, और वो जो स्टोन था वो कितना बड़ा था और क्या सूरत हाल थी। तो ये वीडियो में हमने बाकी 50 MCQs जो हैं वो शेयर किए हैं, और ये हमारा लेक्चर 2 है। इसके अलावा भी और लेक्चर्स बनाए जाएंगे और इनको कंप्लीट किया जाएगा। और आप जो है उस सिलसिले में साथ रहें, और देखते जाएंगे तो पीपीसी ऑलमोस्ट आपका जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये मेरी वीडियो थी और इसके अंदर यही चीज़ें तमाम आपको बताना थी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।